नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी। जावेद साहब याद आ रहे हैं। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, बात शुरू करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल हमने चर्चा की थी महाभारत के प्रसंग की, वयम पंचाधिकम शतम, कि जब बाहरी विवाद हो तो हम सब मिलकर साथ लड़ें। आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कल शाम को, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया, पहलगाम की घटना हुई और तमाम चीज़ें हुई, उस पर दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की राय को रखने के लिए, भारत की बात को रखने के लिए सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल बनाने का फैसला किया है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों को शामिल किया गया है। विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनको भी शामिल किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, सहयोगी दल के लोग भी हैं। तो 7 डेलीगेशंस बनाए गए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत की राय को रखेंगे। इसका जिक्र मैंने कल किया था 1994 को करते हुए, जब नरसिम्हा राव सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी LOP थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस में एक डेलीगेशन गया था। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी सलाह पर सरकार ने किया है, लेकिन सरकार ने ये किया, ये अच्छी बात है। और अच्छा होता है कि इन 7 डेलीगेशंस में से किसी न किसी डेलीगेशन को लीड करने के लिए एक माइनॉरिटी के MP को, मुस्लिम MP को खासतौर से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, उनको नेतृत्व का मौका दिया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक और ज़्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव बन पाता। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं, संसदीय प्रतिनिधिमंडल है, संसद के प्रतिनिधिमंडल हैं, वो दुनिया भर में भारत की बात को मजबूती से रखेंगे, बिना जो देश की राजनीति है उसके विवाद को शामिल करते हुए भारत की तरह से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं आज की। एक और चर्चा फिर से शुरू हो रही है कास्ट सेंसस को लेकर। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब उस प्रतिनिधिमंडल में भी थे। उस समय वो विदेश राज्य मंत्री थे जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए थे यूनाइटेड नेशन। बड़े माने हुए, समझदार, गंभीर, इंटेलेक्ट लीडर माने जाते हैं सलमान खुर्शीद साहब। कल उनकी एक किताब का विमोचन था। ये भी महत्वपूर्ण किताब है। 2024 के चुनावों को लेकर एक और महत्वपूर्ण किताब। इससे पहले राजदीप सरदेसाई की एक बड़ी किताब आई थी, उसके बाद आशुतोष की एक किताब आई, और अब कल विमोचन हुआ सलमान खुर्शीद साहब की किताब का। सलमान खुर्शीद साहब की किताब का मायने ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो संसद में बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो उनकी बात में और ज़्यादा दम आ जाता है। किताब में क्या क्या है इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है। लेकिन जो कल हुआ विमोचन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। सलमान खुर्शीद साहब ने जाति जनगणना को लेकर बात की और कहा कि कांग्रेस में पहले जाति जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर विरोध था, और यही वजह थी कि 2011 में जब SECC यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया तो उसके बाद भी उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन अब राहुल गांधी जब से आए हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बदलाव किया है। रणनीतिक बदलाव भी है, विचारधारा के तौर पर भी बदलाव कह सकते हैं, कि जब ये काम किया गया और कास्ट सेंसस को मुख्य मुद्दा बनाया गया। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि किस तरह से 2024 के चुनावों से पहले संविधान बदलने की बात, जातीय जनगणना कराने के लेकर दबाव बनाने की बात पर किस तरह से कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया गया। किन सज्जन ने, कांग्रेस के एक बड़े जो मददगार लोग हैं, थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने इसको स्ट्रेटराइज किया, और स्ट्रेटराइज करने के साथ साथ बात आई जब जयराम रमेश ने अपनी पॉकेट से निकाली एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी चुनावों से पहले
हर जगह लेकर घूमते रहे। और जब राहुल गांधी घूमे तो कांग्रेस के सभी नेता भी घूमने लग गए साथ, और देखते देखते माहौल बदलने लग गया। एक नैरेटिव खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि ये फेक नैरेटिव है, ये झूठ बोल रहे हैं, हम संविधान नहीं बदलेंगे। हालांकि उनके ही कुछ पुराने नेता जो थे उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था 400 पार, अब की बार 400 पार, जिसमें बीजेपी को 370 सीटें, उसका भी एक रेफरेंस था क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन 370 किया गया था और 400 पार का नारा दिया था। अभी तक तो देश में राजीव गांधी के अलावा किसी ने 400 पार किया नहीं, तो वो नारा चलाया गया। लेकिन उसके साथ साथ बात हुई कि कांग्रेस ने संविधान बदलने की बात पर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और उसका मतलब है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का बड़ा असर पड़ा। कांग्रेस के इस पूरे कैंपेन को बीजेपी नकारती रही। बीजेपी को लगा कि जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उसका फ़ायदा उसे मिलेगा, इसलिए उसने ज़्यादा चिंता उस तरह से नहीं की। लेकिन नतीजे तो सबके सामने हो गए। 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई। कहाँ 400 पार की बात हो रही थी, कहाँ 240 पर पहुंच गई अपने दम पर। सरकार भी नहीं बना सकती थी, वो तो सहयोगी दल उसमें महत्वपूर्ण रहे जिन्होंने साथ मिलकर एनडीए की वजह से सरकार बन गई। और उसमें भी 2 दल वो हैं जो कास्ट सेंसस के साथ हैं, जेडीयू और टीडीपी। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जातीय जनगणना पाप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदू एक रहिए और जातीय जनगणना मत करवाइए। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हो गए, चुनाव हार गए, उसके बाद अब, और वो भी तब जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव हो रहा था, उस बीच सीसीपीए की बैठक में, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, उसमें फैसला किया गया कि सरकार इस बार जातीय जनगणना कराएगी। इसमें एक बात और जोड़ दूं, जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस विरोध कर रही थी, तो जब 2011 की जनगणना की बात हो रही थी तो उस समय काफ़ी कांग्रेस के अंदर भी, विद इन कांग्रेस काफ़ी विरोध था। लेकिन जो सबसे मुखर थे वो थे उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। वो किसी भी हाल में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थे और सेंसस में कास्ट शब्द को शामिल करने के पक्ष में भी थे। इसलिए, लेकिन वहाँ पर जो सहयोगी दल थे यूपीए सरकार के, आरजेडी थी, समाजवादी पार्टी थी और दल थे, वो दबाव बना रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया और कहा गया कि एसईसीसी कराया जाएगा, यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और जनरल सेंसस की में कास्ट को शामिल करने में क्या फ़र्क है? कास्ट सेंसस जो करवाई गई एसईसीसी में, उसे रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने करवाया, भारत सरकार के, जबकि जनगणना जो है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो इसको दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। वो जातीय जनगणना नहीं थी और प्रणब मुखर्जी का दबाव काम में आया और जब वो हो भी गई तब भी वो सामने नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई आज कि जब ये मसला हो रहा, और वो भी ऐसे जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। कोई बहुत मोहब्बत जाग गई हो ऐसा नहीं है, जाग भी गई हो तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा है। मसला क्या है कि बीजेपी को बड़ी चिंता हुई कि पहले लग रहा था कि वो हिंदुत्व के भरोसे, हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है उस पर चलतेगी, उस पर जीत जाएगी, उसके साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब उसे लगा कि जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का है और वो हिंदुत्व के आधार पर नहीं चल सकती। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार साहब ने कास्ट का जो सर्वे करवाया था उसको लेकर भी एक दबाव बना। फिर जो अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक का दबाव बन रहा था कास्ट सेंसस को लेकर, उसका भी एक बड़ा दबाव था। लगा कि हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है उसकी तीलियाँ निकल रही हैं, कहीं ये छाता जो है, ये अम्ब्रेला जो है वो गिर ना जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो मदर संगठन कहना चाहिए, मातृ संगठन है आरएसएस, वो सामाजिक समरसता की बात करता है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि हम बड़े हैं और आप सब लोग इसके साथ समरसता करें, जबकि ज़रूरत क्या है, समावेशी होने की। तो इसको लेकर चर्चा हुई। अब कास्ट सेंसस करवाई जाएगी। एक छोटा सा फिगर मैं आपको देता हूँ 2024 के चुनावों का कि सीएसडीएस ने क्या कहा।
CSJS ने बताया कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा। बीजेपी का जो कुर्मी और कोरी का वोट था ओबीसीज में, उसमें 61% वोट मिले 2024 में, जो पिछली बार के यानी 19 के चुनाव से 19% कम था। नॉन यादव ओबीसी वोट में 59% वोट मिले, जो 13% कम हो गए थे, और नॉन जाटव दलित जो वोट थे वो 29% मिले, जो 19% वोट कम हो गए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसमें एक और पेज समझ लीजिएगा, कास्ट सेंसस तो करवा रहे हैं, लेकिन कहीं उसके अंदर की कोई और बात तो नहीं है। उसमें एक बात हो रही है कि यदि कास्ट सेंसस होगी तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट किया जाएगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब है कि जो कंसोलिडेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट वोट है उसको अलग अलग किया जाए। उसकी जब उपजातियाँ बनेंगी तो जो पूरा कंसोलिडेशन है ओबीसी का उसको तोड़ा जाएगा और फिर अलग अलग जातियों के अलग अलग ग्रुप बना लिए जाएंगे। तो वो जो समझ रहे हैं कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक बन जाएगा, उसको तोड़ने की एक एक्सरसाइज भी हो रही है। सब कास्ट का जो है सेंसस में गिनती होनी है और उसके आधार पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाएं ताकि उसको कमज़ोर कर दिया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकारें जानती हैं। अभी तो वो भी भूल गए होंगे आप, रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट बनी थी, 2 साल हो गए राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ, संसद में नहीं रखी गई है। बहुत सारी बातें, कास्ट सेंसस एक महत्वपूर्ण मसला है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें क्या हुआ था, और 1950-51 में जो नेहरू सरकार थी, अंबेडकर वहाँ मौजूद थे, सरदार पटेल वहाँ मौजूद थे, उसके बाद भी जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई जबकि 1931 और 1941 में हुई थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ रहिए, मुस्कुराइए। शुक्रिया।